क्या आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा आप ऐसे केसेस भी ठीक कर सकते हैं जो कि बहुत ओल्ड हैं, बेड रिडन हैं, जिनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है और जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ओल्ड एज में हम दवाई भी ज़्यादा नहीं दे सकते। सिर्फ होम्योपैथिक द्वारा ऐसे केसेस में आप उन पेशेंट्स के वाइटैलिटी को जगा सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं बराबर से, उनके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम है वो खुद से कर सकते हैं और जो उनका आखिरी वक्त है वो बहुत ही सुखद और कंफर्टेबल उनके लिए आप ये कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक केस मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। एक केस है एक 74 ईयर्स ओल्ड फीमेल का, जो कि सफ़र कर रही है वॉमिटिंग से। इस फीमेल को पिछले 10 दिनों से वॉमिटिंग की तकलीफ़ हो रही है और कुछ भी खाने के ऊपर या कुछ भी थोड़ा भी पानी पीने के ऊपर इससे वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है। ये एडमिट है, हॉस्पिटलाइज्ड थी इसके पहले और 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज होने के बाद ये डायग्नोस्ट की गई है सीवियर अनीमिया से। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के बाद भी इसका अनीमिया 4 ग्राम % ही रहा है, एचबी इसका 4 ग्राम % ही है। कार्डियक अरिथमिया हो रहा है इसको और सीवियर वॉमिटिंग है जो कि मेडिसिन के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। 10 दिनों के बाद डॉक्टर ने कहा है कि केस आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आईवी लाइन बिल्कुल मिल नहीं रही है और पेशेंट एजिटेटेड है हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की वजह से, ओल्ड एज है, तो बेहतर होगा कि आप घर ले जाकर इन्हें कुछ केयर दें सिर्फ, और यहाँ से आगे मेडिसिन देना इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये होने के बाद, क्योंकि ये मेरे दूसरे पेशेंट के रिलेटिव है, उनके द्वारा ये मेरे पास आए, तो घर लाने के 2 दिन के बाद मैं इस केस को देखने के लिए गया। तो जब मैंने इस केस को देखा तो सबसे पहले ऐसे केसेस में आप क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ कि जब केसेस आप बेड रिडन है, ओल्ड एज है बहुत ही ज़्यादा, तो इन केसेस में आपको पहले देखना है कि उनका पोस्चर कैसा है, बेड के ऊपर वो कैसे लेटे हैं, कैसा पोस्चर है उनका। दूसरा कि अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी बॉडी पार्ट्स के अंदर जैसे सर, हाथ, पैर, सो यू हैव टू लुक फॉर द डिफरेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। थर्ड पार्ट दैट यू हैव टू लुक इज you have to look for perspiration, any unusual perspiration is there. Fourth part that you have to look is any unusual desire or aversion has developed since the complaint. So these 4 things are very important in forming totality in such cases. So you have to look for these things. So when I went to see this patient, मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ये पेशेंट बिल्कुल पेल है, स्केलेटन की तरह पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, बिल्कुल मूवमेंट नहीं, जैसे स्केलेटन होता है वैसे ही इसका अपीयरेंस है। तो जैसे मैं गया तो थोड़ा पेशेंट को प्रॉप्ड अप पोजीशन पे करके बिठा दिया पेशेंट के रिलेटिव्स ने। तो पेशेंट ने देखकर मुझे स्माइल किया। तो आजू बाजू सब रिलेटिव थे, वेट कर रहे थे कि अब ये कब ठीक होगी या नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अब कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पेशेंट की स्माइल एक अच्छा इंडिकेशन है। तो पेशेंट ने देखकर मुझे स्माइल किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या शिकायत है, आपको क्या क्या शिकायत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टर्नम के अंदर, मतलब यहाँ पे बहुत ही जलन नहीं, दर्द है और यहाँ पे दर्द है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दर्द का शिकायत ज़्यादा था वॉमिटिंग के वजह से, और बार बार उल्टी हो रही है, कुछ भी मैं खा नहीं पा रही हूँ, पी नहीं पा रही हूँ, थोड़ा भी खाना या पीने के बाद मुझे उल्टी हो जा रही है। ये दूसरी शिकायत थी। तीसरी शिकायत जो वह कर रहे थे वो वीकनेस का था, इसके वजह से बहुत वीकनेस आने की वो शिकायत कर रही थी। तो ये उनकी शिकायतें थी। तो मैंने और पूछा कि और क्या इनको शिकायत हो रही है या फिर ये क्या मांग रही है, क्या कर रही है। तो पेशेंट के रिलेटिव ने बताया कि ये बिल्कुल खाना नहीं खा रही है, ठीक है। पिछले 6-7 महीनों से ये खाने के लिए मांग ही नहीं रही है, हम ज़बरदस्ती इन्हें खाना खिला रहे हैं, जब भी थोड़ा खिलाते हैं उल्टी हो जाती है। अभी पिछले 10 दिनों से तो कुछ भी खिलाओ उल्टी हो रहा है। पानी भी ये बिल्कुल नहीं मांग रही हैं, और जब भी पानी मांगती हैं तब सिर्फ ठंडा पानी का इनको डिज़ायर है। ये सिर्फ ठंडा पानी ही मांग रही है, या तो फिर थोड़ा आइसक्रीम मांग लेती हैं। ये बड़ा ही अनयूजुअल और कैरेक्टरिस्टिक था। तो मैंने बॉडी टेम्परेचर के वेरिएशंस के तरफ देखा तो नाक ठंडा था, हाथ पैर ठंडे थे, पर्स्पिरेशन कुछ नहीं था, और पोस्चर के हिसाब से वो बस लेटी रहती थी, कुछ मूवमेंट नहीं करती थी और बहुत वीक थी, प्रोस्ट्रेटेड थी। और मैंने इंक्वायर किया कि इनको और क्या है, तो रात में सलाइवेशन बहुत होता था और यही सब सिम्टम थे। आउटपुट बहुत कम था। और फिर और इंक्वायर किया
तो इस केसेस में आपको और इंक्वायर करना है कि पास्ट में कोई ग्रीफ या मेंटल शॉक तो नहीं है। तो और इंक्वायर करने के बाद मिला कि इस लेडी की हस्बैंड की डेथ हो गई थी पिछले 10 साल पहले, तो उसके बाद से ये थोड़ा डिप्रेस्ड और ग्रीफ में रहती थी। लेकिन इसको और एक ग्रीफ सता रहा था, वो था कि इसके चाइल्ड का, इसकी डॉटर भी कुछ बीमार रहती थी, तो डॉटर का भी इसको बहुत फ़िक्र सताती थी। ये इसके ग्रीफ के फैक्टर्स थे। मैंने फिर फैमिली हिस्ट्री में इसको इंक्वायर किया, तो पता चला कि इनके फैमिली में ज़्यादा कैंसर की हिस्ट्री है, फादर को, मदर को। तो यहाँ पे पता चला कि ये कैंसर डायथिसिस थोड़ा इनके फैमिली में कॉमन है। और इंक्वायर किया तो मिला कि इनको पास्ट हिस्ट्री में अम्बिलिकल हर्निया था, जो कि ऑपरेट किया गया है पिछले 5 साल पहले। डेंचर्स थे पिछले 3-4 सालों से, और एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का हिस्ट्री है पिछले 10 सालों से लगभग। तो ये बार बार उनको शिकायत होती थी, तो इसके लिए एडमिट भी करना पड़ता था, दवाई भी देनी पड़ती थी। तो ये सब हिस्ट्री मिला। तो ये सब हिस्ट्री मिलने के बाद सबसे पहला मेडिसिन जो मेरे दिमाग में आया वो था फॉस्फोरस, क्योंकि ऐसे कंडीशन के अंदर भी पेशेंट सिर्फ ठंडा पानी ही पीने को मांग रहा है, आइसक्रीम ही मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है। लेकिन फॉस्फोरस के जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम थे, जैसे कि बर्निंग, वो मिसिंग था इस केस के अंदर। बर्निंग नहीं था, सिर्फ पेन था। और फॉस्फोरस को वॉमिटिंग ऐसा होता है कि जैसे ही वो पानी पीता है, पानी गर्म होने के बाद वो वॉमिट हो जाता है। वॉमिटिंग आफ्टर द वाटर बिकम्स वार्म इन द स्टमक। लेकिन इस केस के अंदर जैसे ही पेशेंट पानी पीता था, वॉमिट कर देता था। तो मैंने सोचा कि ये फॉस्फोरस का पार्ट नहीं कवर कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक को नहीं कवर कर रहा है। फिर जो दूसरा मेडिसिन मेरे दिमाग में आया वो था आर्सेनिक। लेकिन आर्सेनिक के अंदर भी थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर है, लेकिन जो आर्सेनिक का रेस्टलेसनेस था वो बिल्कुल मिसिंग था इस केस के अंदर, क्योंकि पेशेंट बहुत ही कामली और क्वाइटली पड़ा रहता था। प्रोस्ट्रेशन था और फास्टिडियस भी नहीं था कि पेशेंट को बेड सीट ठीक चाहिए, ये सब ठीक चाहिए, ऐसा भी कुछ पेशेंट के अंदर नहीं था। तो फिर मैंने टोटलिटी के सिम्टम्स कंसिडर किए, तो मुझे सबसे पहला डोमिनेटिंग सिम्टम लगा इसका न कम होने वाला अनीमिया। तो ये बहुत ही सीवियर अनीमिया था, हाइपोक्रोमिक अनीमिया था, तो ये टोटलिटी के अंदर लेना ज़रूरी था। तो सीवियर हाइपोक्रोमिक अनीमिया, इसका अनयूजुअल डिज़ायर, जो कि डिज़ायर फॉर वाटर है, इसका एपेटाइट जो बिल्कुल 6-7 महीनों से है ही नहीं, कि इसको भूख लग ही नहीं रहा है, खा रही ही नहीं है ये था। फिर चौथी चीज़ थी इसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, जो कि बताती थी कि ये कैंसर डायथिसिस से बिलोंग कर रही है। और एक उसको पास्ट हिस्ट्री में रिकरेंट एप्थस अल्सरेशन की भी हिस्ट्री थी पिछले कई सालों से, तो ये भी मैंने कंसिडर किया। और उसको एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का हिस्ट्री था। तो मैंने उनसे पूछा रिलेटिव से कि क्या इनका कभी बेरियम मील एक्सरे वगैरह हुआ है। तो रिलेटिव ने कहा कि हाँ, इनका 2-3 दफ़ा तो एक्सरे ऐसा हुआ है। तो मैंने एक्सपोजर ऑफ एक्सरे इन द पास्ट हिस्ट्री भी कंसिडर किया। ये सब इंडिकेशंस कंसिडर करके मैंने एक्सरे 200 इस पेशेंट को दिया। ठीक है, तो ये सब इंडिकेशंस हमने डॉक्टर LM खान सर के वेबिनार में भी सीखे थे, जहाँ उन्होंने बताया था कि एक्सरे को एपेटाइट बिल्कुल ही नहीं होता है, वो तभी खाता है जब बिल्कुल मरने के करीब हो। अब नहीं खाएंगे तो बस मर जाएंगे, ऐसे सिचुएशन में ही एक्सरे खाना खाता है। तो इतना उसका एपेटाइट कम होता है। डिज़ायर फॉर कोल्ड वाटर होता है, डिज़ायर फॉर स्वीट होता है। और उन्होंने बताया था कि हीमोपोएटिक सिस्टम अफेक्ट होती है बहुत, इसके अंदर इओसिनोफिलिया, सीवियर हाइपोक्रोमिक अनीमिया होता है, और कैंसर डायथिसिस से भी एक्सरे मेडिसिन बिलोंग करता है। तो ये सब इंडिकेशंस जो हमने उनके वेबिनार से सीखे थे, हमने इसमें यूज़ किए और एक्सरे 200 प्रिस्क्राइब किया। एक्सरे 200 की एक डोज देने के बाद दूसरे दिन ही जो ओल्ड लेडी थी वो कुछ खाने के लिए मांगने लगी, तो ये अच्छा साइन था। उन्होंने खाना खाने के लिए धीरे धीरे शुरू कर दिया। तीसरे चौथे दिन वॉमिटिंग कम हो गया और वो 7-8 दिन के बाद खुद से चलने लगी, खुद से बाथरूम जाने लगी, तो ये बहुत अच्छी साइन थी। और तकरीबन 20-25 दिन के बाद वो मेरे हॉस्पिटल फॉलोअप देने के लिए खुद से चल कर आई। उसका भी वीडियो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। तो ये बहुत ही जॉयफुल और प्लेजरेबल मोमेंट था। और तकरीबन 2-2.5 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद उनका हीमोग्लोबिन 11 ग्राम/% हो गया। ठीक है, तो ये एक्सरे का मैजिक आप देख सकते हैं। तो इसमें अपने आप को एक्सरे के इंडिकेशंस बताए जो हमने LM खान सर से सीखे वेबिनार से, और मैंने भी जो केस में अप्लाई किए, आप भी अप्लाई कर देखिए और मुझे बताइए कि आप
किस तरीके से ये यूज़फुल होता है आपके लिए। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस हो एक्सरे मेडिसिन से तो वो भी शेयर कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं नए और अच्छे वीडियो बनाऊं। और अगर आप अर्थराइटिस जैसे बीमारी को ठीक करने के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने मेरे चैनल के ऊपर पहले ही कुछ 5 वीडियो बना कर रखे हैं, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और कीप ग्रोइंग एंड कीप डेवलपिंग होम्योपैथी। थैंक यू वेरी मच।